जैसा कि मैंने लास्ट कल आपको पढ़ाया था कि हम लोग ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे थे। ऑर्गेनेलिज में हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होते हैं सारे। ये वो कंटेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड होते हैं। न्यूक्लियस के अलावा इसमें साइटोसोल और ऑर्गेनेलिज होती हैं। साइटोसोल जो बेसिकली फ्लूइड पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था साइटो मीन सेल और सोल मीन सॉल्यूशन। तो सारे का सारा इंटरसेलुलर फ्लूइड है, हमने डिस्कस किया। इसमें ज्यादा पानी है, कुछ और भी डिसॉल्व सब्सटेंस इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। साइटोसोल का फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेन साइट है केमिकल रिएक्शन की। मेन जितने भी जो मोस्टली सेल के केमिकल रिएक्शन है ना, वो यहाँ पे होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी थी ग्लाइकोलाइसिस की, वो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर। उसके बाद हमने साइटोस्केलेटन का पढ़ा था कि इसको सेल का ढांचा कहते हैं। इसमें तीन मेन चीजें आ जाती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट आ जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स में हमने पढ़ा था कि एक्टिन और मायोसिन आ जाते हैं और ये मसल मूवमेंट में मदद देते हैं, शेप में मदद देते हैं, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये पेरिफेरी में होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखे थे कि ये सेल की पेरिफेरी में ये माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये थिकर होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के साथ। ठीक है, तो इनका एक ही फंक्शन जो है ज्यादातर वो मैकेनिकल स्ट्रेस है। और जो मेन एक फंक्शन मैंने आपको और बताया था कि ये सेल को ऑर्गेनेलिस को न्यूक्लियस के ऑर्गेनेलिस को साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना वो एडजस्ट होने में, एंकर करने में मदद देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और इसका जो फंक्शन है वो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस है। इसके अलावा ये मूवमेंट है कुछ खास किस्म के प्रोजेक्शन के, जैसे सीलिया और फ्लैजिला है। ठीक है, ये दिखाए हुए हैं कि ये माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था ये कहाँ से बनते हैं, सेंट्रोसोम से। तो सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। ठीक है, फिर हमने ऑर्गेनेलिस स्टार्ट किए। ऑर्गेनेलिस में सबसे पहले हमने सेंट्रोसोम को डिस्कस किया कि ये न्यूक्लियस के नजदीक होता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, सेंट्रियोल और पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। सेंट्रियोल जो है वो बेसिकली पेयर की शक्ल में होते हैं और इसमें 9 क्लस्टर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स जो इसके बाद वाला होता है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और यहाँ पे जो है माइटोटिक स्पिंडल बनता है पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स में। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये हमने देखा कि ये लॉन्ग एक्सिस इसका दूसरे के ऊपर जो है ना वो 90 के एंगल पे है। ये 9 ट्रिपलेट्स हैं, हर यानी कि हर एक 3-3 है और हर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो 90 के एंगल पे, और ये दो मौजूद होते हैं सेंट्रियोल। ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सीलिया डिस्कस कर चुके हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सेल की इंटरनल मोशन में मदद देते हैं। एक सीलिया के अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये डुबलेट की शक्ल में होते हैं। फ्लैजिला के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये लॉन्गर है। फ्लैजिला की जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि हमारे एक ही बॉडी का हमारा सेल है, स्पर्म सेल, जिसके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, जो कि स्पर्म को मूवमेंट में मदद देता है टुवर्ड्स द एग और ओवरसाइड इन द फीमेल बॉडी। ये हमने सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था कि 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये डुप्लेट की शक्ल में है। ठीक है, और ये जहाँ पे अटैच होते हैं उसको हमने बेसल बॉडी कहा था। ठीक है, ये हमने देखे थे कि सीलिया जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रेकिया में मौजूद होते हैं, और ये फ्लैजिला की हमने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है ना वो देखी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स बेसिकली, ये राइबोसोम्स कहते हैं इसको इसलिए कि इसमें आरएनए होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए आपको पता है कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो राइबोसोम बेसिकली द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिक फंक्शन जो राइबोसोम का है वो प्रोटीन बनाना है। इसकी कंपोजिशन में दो चीजें आ जाती है, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ही हम लोगों ने एफएससी लेवल पे पढ़ा। इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। 60s 40s का आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिलके ये 180s का बना देते हैं ओवरलैपिंग की वजह से। और ये याद रखना है कि ये दोनों सब यूनिट्स जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो अगर मैं एक बात करूं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम एंड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज द न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है,
उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये दोनों जो मैंने आपको सब यूनिट्स बताए हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ये दोनों के दोनों सेपरेटली न्यूक्लियोलस से बनते हैं। सेपरेटली वहां से निकल के ये न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं और वहां पे आके ये जुड़ के एक जो कंप्लीट फंक्शनल स्ट्रक्चर है राइबोसोम का यो बनाते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये सेपरेटली, जो राइबोसोम्स के ये दोनों सब यूनिट्स हैं, सेपरेटली फंक्शनल नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे। जब ये दोनों सब यूनिट्स साइटोप्लाज्म के अंदर आके फंक्शनल हो जाते हैं तब ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं फ्री होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के साथ अटैच नहीं होते। तो कुछ राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इनको अटैच्ड राइबोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम याद रखें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे ज़ाहिर है राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है उसको बनाने में ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो राइबोसोम्स है वो मदद देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो ये पिक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये लार्जर सब यूनिट है, ये दोनों कहाँ पे बनेंगे, न्यूक्लियोलस में, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, दोनों मिलके ये एक फंक्शनल राइबोसोम जिन्होंने कंप्लीट जो है वो बना दिया। ठीक है, और इनके दरमियान अगर आपको एफएससी लेवल पे याद होगा कि मैग्नीशियम आयन की लिंकेज होती है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। तो हम लोग इसकी डिफाइन करेंगे, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स in the form of flattened sacs or tubules, extends from the nuclear envelope and projects throughout the cytoplasm. Nuclear envelope से ये शुरू होता है और पूरे साइटोप्लाज्म तक ये, इवन के सेल मेम्ब्रेन के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। तो आम अल्फाज में अगर मैं इसको कहूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो मैं ऐसे कहता हूँ जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर मोटरवे का जाल होता है, इस तरीके से, क्योंकि मोटरवे के जाल की मदद से मुल्क की जितने भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वो करते हैं, इवन के एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट भी है तो नहीं होती, इंटरनल ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसी तरह मैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मोटरवे ऑफ द सेल कहता हूँ, क्योंकि इंटरनल जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होती है। इसके दो फॉर्म है, आप लोगों ने एफएससी लेवल में पढ़ी होंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसा कि आपको याद होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम स्टडीड है, अटैच्ड है। ठीक है, और जाहिर है अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं तो ये इन्वॉल्व होंगे इनटू द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम्स की मदद से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। एंटर स्पेसेस विद द एंडोप्लाज्म, यहाँ पे स्पेसेस होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फॉर प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग। इसमें उसकी प्रोसेसिंग होगी, उनको सॉर्टिंग होगी, इसको डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। In some cases, enzyme attach the proteins to carbohydrates to form glyco. कुछ जो एंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इसको हम लोग फिर कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इस तरह कुछ लिपिड्स भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, ये काम भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ अटैच करना या फास्फोलिपिड्स को प्रोटीन के साथ अटैच करना, ये काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन ये है कि इट प्रोड्यूसेस स्क्रीटरी प्रोटीन्स, स्क्रीटरी प्रोटीन्स बनाता है। अब स्क्रीटरी प्रोटीन्स का फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्रीशन में मदद देंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड मेनी ऑर्गेनेलर प्रोटीन्स, और वो ज्यादा प्रोटीन जो कि ऑर्गेनेल्स में मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ अटैच होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन कौन सी है? वो वाली प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ अटैच कर रही है, वो वाली प्रोटीन है जो लिपिड्स को प्रोटीन के साथ अटैच कर रही है, या वो प्रोटीन है जो स्क्रीटरी है, मेम्ब्रेन है, या ऑर्गेनेलर प्रोटीन। उसके बाद आ जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आपको मैंने बताया कि रफ वाली तो राइबोसोम के साथ अटैच होती है, स्मूथ वाली राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होती, और ये निकलती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही है। ये भी एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स बनाती है और ये राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होती। अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ, वहां पे आपको नजर आएगा कि रफ से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली है। फर्क सिर्फ ये है कि उसके अंदर जो है ना राइबोसोम अटैच नहीं होता।
अच्छा, ये मत समझना कि इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करती और भी कोई काम नहीं करती। बेशक ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती क्योंकि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, लेकिन ये फंक्शनली मोर डाइवर्स है, ज्यादा काम करती है रफ एंडोप्लाज्म। जैसे कि ये फैटी एसिड को बनाती है, स्टीरॉइड्स को बनाती है, स्टीरॉइड जैसे कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। आपको पता होगा एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स जो हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ना मेल सेक्स हार्मोन है। इन द लिवर सेल्स, इसके अलावा इसका क्या काम है, लिवर सेल्स में एंजाइम्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ग्लूकोज को ब्लड में आने देता है एंड इनएक्टिवेट और डिटॉक्सिफाई लिपिड सोलुबल ड्रग्स। अब ऐसे ड्रग्स जो कि हम लोग खाते हैं वो लिपिड सोलुबल है, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, डिटॉक्सिफाई का मतलब है उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए ये जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो काम करती है, जैसे ग्लूकोज का रिलीज करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस जैसे अल्कोहल है, पेस्टिसाइड है, कार्सिनोजेंस है, इन सारे सब्सटेंस को भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर डाइवर्स है, ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक। इसके अलावा इसका क्या काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इन द लिवर, किडनी एंड इंटेस्टाइनल सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम रिमूव्स द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस पे आपने गौर करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो उसके साथ एक फॉस्फेट है, छठे कार्बन, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है तो छठे कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इसने इस फॉस्फेट को यहां से निकाल देना है। अब ये फॉस्फेट जब यहाँ से निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो फ्री हो जाएगी, वो एंटर होगी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और वही फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर होगी ग्लूकोज तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी, और ग्लूकोज का और भी बहुत ज्यादा फंक्शन है, आप लोगों ने जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पढ़ा होगा, एटीपी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक और मेन फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मसल सेल्स में कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहते हैं, और ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम आयन वो एक्शन पोटेंशियल आता है, आप लोगों ने एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा, नर्व इंपल्स आती है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, एसिटाइलकोलिन जो टी ट्यूब्यूल सिस्टम के अंदर जाके यहाँ से कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकालती है। और कैल्शियम आयन जैसे ही निकलते हैं तो ये आप लोगों को याद होगा कि ये मसल, ये हम लोगों ने पढ़ेंगे जब हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनेंगे, तो ये मसल कंट्रैक्शन में मदद देते हैं। वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स है, वहां पे मायोसिन के हेड को ट्रोपोनिन उसके साथ एक्टिन के साथ अटैच करने में मदद देती है कैल्शियम आयन। तो बेसिकली ये कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन कैल्शियम आयन को रिलीज करता है तो मसल कंट्रैक्शन होती है, और विदाउट कैल्शियम आयन मसल कंट्रैक्शन कैन नेवर टेक प्लेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका मसल कंट्रैक्शन में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये फर्ज करें न्यूक्लियर एनवेल्प है, इसके साथ भी कुछ राइबोसोम आपको नजर आ रहे हैं अटैच। इसके अलावा उसके साथ ही ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको राइबोसोम्स की अटैचमेंट नजर आ रही है, और इसी के अंदर से जो है ना फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल आती है, और यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाती है, फैटी एसिड बनाती है, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करती है मेनी ड्रग्स की। ये इसकी समरी हो। उसके बाद हमारा अगला ऑर्गन आ जाता है जीसी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा फंक्शनल, बहुत ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। Most of the proteins synthesized by the ribosomes attached to rough endoplasmic reticulum are ultimately transferred to the regions of the cell. जब सेल में जाते हैं, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो है इंटरनल सेल जितने भी ट्रांसपोर्ट है, मोटर एक जाल सा कुछ है मोटरवे का, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट होने से पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मैं हम लोग इसलिए कहता हूं कि जितनी भी उस ट्रांसपोर्ट के लिए तैयारी है, जो पैकेजिंग है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसपोर्ट पाथवे
is through an organelle called the Golgi complex. इसमें इसकी डेफिनेशन में जो सबसे मेन चीज है वो एक स्ट्रक्चर में आ जाती है सिस्टर्नी। ये इसमें 3 to 20 सिस्टर्नी है, स्मॉल फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स विद बल्जिंग एजेस। इसके एजेस जो है वो फूले हुए होते हैं, दैट रिजेंबल अ स्टैक ऑफ पीटा ब्रेड। एक ये पीटा ब्रेड की शक्ल की तरह का होता है। पीटा ब्रेड आप लोगों को पता होगा, खास किस्म की खमीरी रोटी होती है। अगर आप उसको ढेर लगा दें और ये सिस्टर्नी का ढेर लगा दें तो ये बिल्कुल एक जैसे लगे। सिस्टर्नी आर ऑफन कर्व्ड गिविंग द गोल्जी कॉम्प्लेक्स अ कप लाइक शेप। नॉर्मली कहता है कर्व्ड होते हैं, इस शक्ल के होते हैं, एक कप लाइक शेप जो है ना वो देते हैं। अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ, वहां पे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें गोल्जी सिस्टर्नी इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, ये हर सिस्टर कहता है कि डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज, शेप एंड एंजाइमेटिक, हर एक से डिफरेंट होते हैं। इसमें 2 फेस होती हैं। एक इसकी एंट्री फेस है, इसे सिस में आपको स्ट्रक्चर से ये चीज समझा देता हूँ। सबसे पहले ये वाली फेस जो है इसे हम लोग कहते हैं एंट्री फेस और सिस फेस, ये वाली, ठीक है। इसके कई नाम है, इसका नाम सिस फेस है, एंट्री फेस है, और इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बनती हैं और यहाँ से मैच्योर होती हैं चीजें। उसके बाद इसके जो दरमियान में आपको सिस्टर्नी नजर आ रहे हैं तो मीडियल सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और एंड पे जो सिस्टर्नी नजर आ रहे हैं ये वाले, ये देखिए कर्व्ड है, ये कप शेप अपीयरेंस दे रहा है। इसको एग्जिट फेस या ट्रांस फेस ये कहते हैं। तो ये सिस फेस, ये ट्रांस फेस। इसके अलावा और भी नाम मैंने आपको बताया, ये एंट्री फेस, ये एग्जिट फेस। जितने भी प्रोटीन आने हैं पैकेजिंग के लिए यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसका पूरा मैकेनिज्म अभी डिस्कस करते हैं। तो ये एंट्री फेस है, ये एग्जिट फेस है, इसको फॉर्मिंग फेस, इसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कन्वेक्स फेस जो है सिस्टर्नी की वो एंट्री फेस या सिस फेस है। वो याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करती है। और जो कनकेव एग्जिट फेस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करेगी। मतलब जो भी मटेरियल है वो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा पैकेजिंग के लिए, वो सिस फेस से एंटर होगा और ट्रांस फेस से वो निकल जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है आउटसाइड ऑफ द सेल। तो याद रखें कि आउटसाइड ऑफ द सेल की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना मेन इसका रोल है। सिस्टर्नी बिटवीन द एंट्री एंड एग्जिट फेसेस आर कॉल्ड द मीडियल सिस्टर्नी। अब इसमें जो बिल्कुल दोनों के दरमियान में सिस्टर्नी होंगे उनको हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया, उनको मीडियल सिस्टर्नी कहते हैं। फ्रॉम द एंट्री फेज द सिस्टर्नी आर थॉट टू मैच्योर। एंट्री फेज को चूंकि वहां पे मैच्योर होते हैं इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंट्री फेस जो है वो फॉर्मिंग फेस है, और ऐसे ऐसे नीचे आते जाते हैं मीडियल और एग्जिट में होते हैं, तो ये वहां से ऐसा ऐसा मैच्योर होते जा रहे हैं, उसको हम लोग मैच्योरिंग फेस कह सकते हैं, ठीक है। एंट्रीज जो है वो फॉर्मिंग फेस है और एग्जिट सिस्टर्नी जो है वो मैच्योरिंग फेस। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोटीन्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास राइबोसोम की मदद से तैयार करता है, उनको मॉडिफाई करना, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन कैसे होगी, स्टेप वाइज होगी, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। द मीडियल सिस्टर्नी क्या करता है, सबसे पहले मीडियल जैसे वो फॉर्मिंग फेज से एंटर होंगे, तो एंट्री फेज से प्रोटीन एंटर हुए, वहां पे बड बना, वहां से एंटर हो गए, वहां पे मीडियल सिस्टर्नी में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो कि वहां से आ रहे हो मिलेंगे तो क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे। इसके अलावा वहां पे लिपिड्स ऐड कर देगा, तो लिपिड्स और प्रोटीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, लाइपोप्रोटीन बनेगा। ये फंक्शन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी है कि प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाना और लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलाना, तो ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन बना देगा। उसके बाद एग्जिट फेज में जैसे ही आते हैं मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को, फर्दर सॉर्टिंग करेगा, पैकेज करेगा, ट्रांसपोर्ट फॉर देयर डेस्टिनेशन, जहां पे उनकी मंजिल है, जहां पे उन चीजों को जाना है, इधर उनको सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाके वहां पे स्ट्रक्चर बनाना है या एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो उसकी अपनी मंजिल की तरफ भेज देगा। प्रोटीन्स अराइविंग, पासिंग थ्रू and exiting the Golgi complex do so through maturation of the cisternae and exchange that occur via transfer vesicle। अब ये जो ट्रांसफर है
ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया कर चुके हैं कि एक्सोसाइटोसिस जो है वो विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स होगी, वो हमारा डिस्कस किया है। इस पिक्चर से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, इसको जरा आपने गौर करना है। ये फर्ज करें ये हमारे पास है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसने एक प्रोटीन बना के भेज दिया, ठीक है। ये प्रोटीन जैसे ही आई ये यहाँ पे आएगी गोल्गी कम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कम्प्लेक्स के इस फेस के ऊपर जो है ना, एंट्री फेस के ऊपर वेंटर हो जाएगी। यहाँ पे मीडियल सिस्टर्नी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियल सिस्टर्नी क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लगा देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लगा देंगे या लिपिड लगा देंगे। जैसे इसके अंदर लिपिड से कार्बोहाइड्रेट लगा देंगे प्रोटीन के अंदर, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लाइपोप्रोटीन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिट फेस में आ जाते हैं। एग्जिट फेस में आने के बाद ये डिपेंड करता है कौन से प्रोटीन है। अगर तो वो एंजाइम्स हैं तो वो लाइसोसोम की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर तो वो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन वेसिकल, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। और अगर वो स्क्रीटरी वेसिकल्स है तो स्क्रीट होकर सेल से बाहर चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा प्रोटीन जो किसी और सेल को चाहिए। इस सेल के पास इतनी एबिलिटी नहीं थी उसको तैयार करने की, तो किसी और सेल को अगर प्रोटीन चाहिए, बॉडी की किसी और जगह को प्रोटीन चाहिए, तो ये वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसको स्क्रीटरी वेसिकल या स्क्रीटरी प्रोटीन। तो ये फंक्शन है हमारे पास जो है ना इस सारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ये उसका एक सारा डिटेल दिखाई गई, ये एंट्री फेस है, ये मीडियल सिस्टर्नी है, ये एग्जिट फेस है। एग्जिट फेस पे जितने भी प्रोटीन्स तैयार हुए हैं वो डिपेंड करता है किसने कहाँ जाना है। जैसे मैंने आपको बताया अगर ट्रांसपोर्ट वेसिकल है तो लाइसोसोम में चले जाएंगे, अगर मेम्ब्रेन वेसिकल है तो मेम्ब्रेन में चला जाएगा, वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। और अगर वो स्क्रीटरी वेसिकल है तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा बॉडी से बाहर। तो ये आज के इतने ही ऑर्गेनेलिज हमने डिस्कस करने थे। यहाँ तक कोई